Hello everyone, this is CA Shubhi Agarwal and welcome to part 2 of Ind AS 2, that is inventories. So in the previous session we have talked about what are inventories, what is the objective of the standard, what is the scope of standard, how do we measure inventories. Now we will further study about other aspects in this standard. So let's study allocation of cost to joint products and बाई प्रोडक्ट्स. अब अगर इन्वेंट्री में जब हम इन्वेंट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अगर उसमें जॉइंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसका हम एलोकेशन कैसे करेंगे कॉस्ट में, ये हमें इस स्टैंडर्ड में बताया गया है. तो व्हेन मोर देन वन प्रोडक्ट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस, जब एक से ज़्यादा कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है प्रोसेस में, तो या तो द आउटकम इज़ द जॉइंट प्रोडक्ट या फिर द आउटकम इज़ मेन प्रोडक्ट विद अ बाई प्रोडक्ट. या तो जॉइंट प्रोडक्ट होंगे, दोनों ही मेन प्रोडक्ट्स होंगे, या फिर एक मेन प्रोडक्ट होगा और बाकी बाई प्रोडक्ट होगा. तो इसमें अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे? व्हेन द आउटकम इज़ जॉइंट प्रोडक्ट, अगर आउटकम जॉइंट प्रोडक्ट है तो when the cost of conversion is separately identifiable, अगर cost of conversion separately identifiable है, then the cost of each product is based on the separate cost incurred. जो भी cost है each product का, अगर वो separately identifiable है तो जो भी उसका cost identifiable है वो हम उसको separately allocate कर देंगे. लेकिन when the cost of the conversion is not separately identifiable, अगर cost of conversion separately identifiable नहीं है, then allocation of cost is based on the relative sales value of each product, either at the stage of the production process when the product becomes separately identifiable or at the completion of the production. तो अगर ये identifiable नहीं है तो हम किस basis पे allocate करेंगे? हम करेंगे एलोकेट ऑन रिलेटिव सेल्स वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट. सेल्स वैल्यू के हिसाब से जो भी सेल्स वैल्यू आएगी डिफरेंट प्रोडक्ट की, जॉइंट प्रोडक्ट की, उसके हिसाब से हम उसको एलोकेट कर देंगे. और ये सेल्स वैल्यू कब की होगी? ईदर एट द स्टेज इन विच द प्रोडक्शन प्रोसेस व्हेन द प्रोडक्ट बिकम सेपरेटली आइडेंटिफिएबल, जब वो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल हो जाएंगे तब, या फिर एट द कम्प्लीशन ऑफ प्रोडक्शन. अभी हम एक एग्जाम्पल करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. अब अगर एक मेन प्रोडक्ट है और एक बाई प्रोडक्ट है, और व्हेन द बाई प्रोडक्ट इज़ इमटेरियल, अगर बाई प्रोडक्ट इमटेरियल है, ज़्यादा मटेरियल नहीं है, तो उस केस में बाई प्रोडक्ट इज़ मेजर्ड एट NRV. हम बाई प्रोडक्ट को NRV पे मेजर कर लेते हैं और दिस वैल्यू इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट. और इस कॉस्ट को हम, जो भी NRV की आएगी, उसको हम मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट से लेस कर देंगे. लेकिन अगर बाई प्रोडक्ट मटीरियल है तो बाई प्रोडक्ट इज़ ट्रीटेड एज joint product and accordingly the accounting is done in the same manner as for the joint product. तो हमने क्या देखा? दो टाइप के होते हैं, एक तो joint product होते हैं या फिर एक मेन प्रोडक्ट एक बाई प्रोडक्ट होता है. इसमें अगर कॉस्ट सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है तो जो आइडेंटिफिएबल है उसके हिसाब से कर देंगे. अगर आइडेंटिफिएबल नहीं है तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू पे कर देंगे. अगर बाई प्रोडक्ट वाला केस है तो अगर बाई प्रोडक्ट इमटेरियल है तो NRV बेसिस पे मेजर करके जो मेन कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट उससे डिडक्ट कर देंगे. और अगर मटेरियल है तो एज जॉइंट प्रोडक्ट उसको ट्रीट करके अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर देंगे. अभी एक एग्जांपल है. इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मार्स लिमिटेड, वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट BP मर्जेस बिसाइड टू मेन प्रोडक्ट्स MP1 एंड MP2. तो एक बाई प्रोडक्ट है BP और उसके अलावा दो मेन प्रोडक्ट्स हैं MP1 एंड MP2. अपार्ट फ्रॉम स्क्रैप, एक स्क्रैप भी है. डिटेल्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ हेयर अंडर. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की डिटेल्स ऐसे दी हुई है. रॉ मटेरियल 14,500, अमाउंट है इसका 1,50,000, वेजेस 90,000, फिक्स्ड ओवरहेड 65,000, वेरिएबल ओवरहेड 50,000. अब आउटपुट इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है? MP1 ये 5,000, मेन प्रोडक्ट 1 5,000 यूनिट्स, मेन प्रोडक्ट 2 4,000 यूनिट्स, बाई प्रोडक्ट 2,000 यूनिट्स, और क्लोजिंग स्टॉक है 250 और 100 मेन प्रोडक्ट का और ये बाई प्रोडक्ट का. एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ मेन प्रोडक्ट 1 and 2 is 60 per unit and 50 per unit respectively. एवरेज मार्केट प्राइस MP1 और MP2 का ये है. बाई प्रोडक्ट इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 20 per unit. बाई प्रोडक्ट इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 20 per unit. और देर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 ऑन द सेल ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर incurring separate processing charges of 8,000. There is a profit of 5,000 on the sale of byproduct.
बाय प्रोडक्ट की सेल पे हमें 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और उसको सेल करने के लिए हमें 8,000 का प्रोसेसिंग चार्जेस लग रहा है एंड पैकिंग चार्जेस ऑफ 2,000 और 2,000 का पैकिंग चार्जेस लग रहा है। 5,000 फ्रॉम रिलीज फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप, और सेल ऑफ स्क्रैप से हमें 5,000 रिलीज़ हुए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ MP1 एंड MP2 एज ऑन 31/3/2011। अब हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है ऑफ MP1 एंड MP2 एज ऑन 31/3/2011। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट, क्योंकि हमें NRV निकाल के उसको मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट से लेस करना है। तो NRV कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है 2,000, सेलिंग प्राइस ऑफ द बाय प्रोडक्ट है 20 रुपीज़, और कितने बाय प्रोडक्ट हैं 2,000 यूनिट्स, सो 2,000 इंटू 20 दैट इज़ 40,000। अब इसमें से हम प्रोसेसिंग चार्जेस लेस कर देंगे। 8,000 प्रोसेसिंग चार्जेस था हमारा ये वाला, और 2,000 क्या था, पैकिंग चार्जेस, तो ये दोनों लेस हो जाएगा। तो ये हमारा NRV आ गया, दैट इज़ सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट माइनस द चार्जेस, तो ये हमारा NRV आ गया 30,000। अब कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन फॉर एलोकेशन बिटवीन MP1 एंड MP2। रॉ मटेरियल है 1,50,000, वेजेस हैं 90,000, फिक्स्ड ओवरहेड 65,000, वेरिएबल ओवरहेड 50,000। ये सारा हम ऐड करके इसमें से लेस कर देंगे NRV ऑफ प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट 30,000, एज हमने देखा था कि हम NRV को मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट से लेस कर देते हैं, और स्क्रैप वैल्यू 5,000। ये दोनों लेस करके हमारा आ जाएगा जॉइंट कॉस्ट, जो कि हमें एलोकेट करना होगा MP1 और MP2 में। अब आउटपुट फॉर द यूनिट्स आ गया 5,000, 4,000, ये हमें दिया हुआ था 5,000 ऑफ MP1 और 4,000 ऑफ MP2। सेल्स प्राइस पर यूनिट भी दिया हुआ था 60 और 50, ये हमें आउटपुट दिया हुआ था 5,000, 4,000, सेल्स प्राइस दिया हुआ था 60 और 50, ठीक है। सेल्स वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गई 3 लाख, और 4,000 इंटू 50 दैट इज़ 2 लाख। रेशियो कितना आ गया 3:2। अब इस 3:2 के रेशियो में हम इस जॉइंट कॉस्ट दैट इज़ 3,20,000 को एलोकेट कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 1,92,000 और ये आ जाएगा 1,28,000। तो कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया 1,92,000 डिवाइडेड बाई 5,000 दैट गिव्स 38.4, एंड यहाँ पे 1,28,000 डिवाइडेड बाई 4,000 दैट गिव्स 32। तो ये हमारा कॉस्ट पर यूनिट हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक हमें डिटरमाइन करना है MP1 और MP2 का। क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स दिया हुआ था क्वेश्चन में 250 यूनिट्स एंड 100 यूनिट्स। ये क्लोजिंग स्टॉक 250 और 100 दिया हुआ था। अब कॉस्ट पर यूनिट इसका हो गया 38.4 और 3.2, और वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक हो गया दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस दैट इज़ 9,600 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस दैट इज़ 3,200। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं मेजरमेंट टेक्निक्स पे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट टेक्निक्स, एक होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड और एक होता है हमारा रिटेल मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में क्या होता है, दिस कॉस्ट इज बेस्ड ऑन द नॉर्मल लेवल ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज, लेबर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। दिस इज रेगुलरली रिव्यूड एंड रिवाइज्ड। तो कॉस्ट इज़ बेस्ड ऑन नॉर्मल लेवल ऑफ मटेरियल एंड सप्लाई, जो भी नॉर्मल लेवल का मटेरियल या सप्लाईज यूज़ होगा, नॉर्मल लेवल की लेबर एफिशिएंसी होगी, लेबर चार्जेस होगा, और कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे जो हम कॉस्ट निकालेंगे वो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी। रिटेल कॉस्ट क्या होती है, रिटेल मेथड होता है कि कॉस्ट इज डिटरमाइंड बाय रिड्यूसिंग द सेल्स वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री बाय अप्रोप्रिएट परसेंटेज ग्रॉस मार्जिन। अगर हमने इसमें हम कैसे निकालते हैं कॉस्ट, हमें सेल्स वैल्यू ली, उसमें से ग्रॉस मार्जिन जो है वो हमने निकाल लिया, तो जो भी हमारा दोनों को लेस करके बचा वो हमारा कॉस्ट आ गया। तो ये रिटेल मेथड में हम इस टाइप से निकालते हैं। अब कॉस्ट फॉर्मूलेज देख लेते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स, अब इसमें कई इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स आ जाती हैं। इसमें 2 टाइप की कैटेगरीज होती हैं, एक है इन्वेंट्री ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल, एक इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल। इन्वेंट्री ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल मतलब कि आपस में एक्सचेंज करेंगे इन्वेंट्रीज़ को तो भी वो एक जैसी रहेंगी, और नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल मतलब सेपरेट आइडेंटिटी है इन्वेंट्री की, वो हम आपस में ऑर्डिनरीली इंटरचेंज नहीं कर सकते।
तो इसमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगता है, जो कि बेसिकली ज्वेलरी हो गई, जो टेलर मेड गुड्स हो गए, उसमें हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हर इन्वेंट्री की अलग वैल्यू आती है। और ऑर्डनरी आइडेंटिफिएबल में क्या, इंटरचेंजेबल में क्या होता है, इन्वेंट्रीज़ को हम इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में, तो भी वो सेम रहेंगी। तो इसमें हम 2 कैटेगरी देते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में हमारे 2 आते हैं, फीफो और वेटेड एवरेज। और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में हमारे आते हैं रिटेल इन्वेंट्री, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। ये दोनों में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हिस्टोरिकल मेथड में आ जाते हैं फीफो और वेटेड एवरेज, जो कि हम आगे देखेंगे। अब ये एग्जाम्पल है जिसमें मैंने फीफो और वेटेड एवरेज समझाया हुआ है। फीफो मेथड का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो पहले आया है वो पहले गया और जो बाद में आया है वो बाद में गया। वेटेड एवरेज में हम एवरेज निकाल लेते हैं, वेटेड एवरेज। तो पहले फीफो का देखते हैं। ये एग्जाम्पल है, सपोज़ ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी 100 है और एक्चुअल कॉस्ट इसका है 2.10 और टोटल कॉस्ट हो गया 210। सेल हमने करी 75 यूनिट्स की, फिर परचेज़ कर ली 150 यूनिट्स की एट 2.80, तो 420 हो गया टोटल परचेज़ कॉस्ट। फिर हमने सेल्स कर दी 100 यूनिट की, फिर परचेज़ कर ली 50 यूनिट की, एक्चुअल कॉस्ट 3, तो ये टोटल कॉस्ट। अब फीफो मेथड बोलता है कि जो पहले आई है इन्वेंट्री वो पहले जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब पहले हम सबसे ऊपर वाली इन्वेंट्री बेचेंगे, तो 100 बेचेंगे, इसको किस कॉस्ट पे लेंगे, 210 पे, तो ये 210 हो गई। और फिर बाकी की बची 75 यूनिट जो हमने सोल्ड करी, वो हम किस में से लेंगे, इस वाली में से लेंगे। तो इसका कॉस्ट कितना था, 2.8, तो इसका हो जाएगा टोटल 420। तो ये हमारा होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब वो इन्वेंट्री जो बची होगी वो एंड वाली इन्वेंट्री बची होगी, क्योंकि पहले वाली हमने ऑलरेडी बेच चुकी। जो एंड वाली इन्वेंट्री बची होगी, जैसे जो कि है ये 50 बची होगी, ठीक है। तो 50 जो बची होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जिस यूनिट पे ये परचेज़ करी, दैट इज़ 3, तो 150। और बाकी की कितनी बची, 75, क्योंकि टोटल इन्वेंट्री हमारी 125 है। 300 माइनस सोल्ड 175, तो 125 बचा। तो ये हमारा 50 इंटू 3 हो गया और बचा 75 इंटू 2.8, जो कि है ये वाला वैल्यू। तो ये हमारा आ गया 360। अब वेटेड एवरेज जो इस एग्जाम्पल में लिया गया है, ये हमने वेटेड एवरेज किया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मूविंग एवरेज फॉलो होता है। तो हर परचेज़ के साथ हम एक नया एवरेज कैलकुलेट करते हैं। इसमें मैंने टोटल का एवरेज निकाला हुआ है। तो इसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया, टोटल कितना है हमारा कॉस्ट 780, और यूनिट सोल्ड कितनी हैं, यूनिट्स अवेलेबल कितनी हैं 300। तो हमारा वेटेड एवरेज आ जाएगा 2.6, दोनों को डिवाइड कर देंगे 2.6 आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 175 मल्टीप्लाइड बाई 2.6, जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, तो ये आ जाएगा 455। और क्लोजिंग इन्वेंट्री 125 बचा था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने कैलकुलेट किया था यहाँ से 2.6, तो ये हमारा आ जाएगा 325। अब आ जाते हैं एनआरवी पे। अब एनआरवी से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं कि एनआरवी क्या होती है, डेफिनेशन उसके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक बार इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एनआरवी पे बेस्ड, और एनआरवी के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो एनआरवी क्या होती है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। तो जो सेलिंग प्राइस हो गया वो, उसमें से हम कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन हटा देंगे, और जो कॉस्ट लगेगी फॉर ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री फॉर एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारी एनआरवी आ जाएगी। अब एक एग्जांपल है इसमें, ABC मैन्युफैक्चर्स एनवेलप। ABC मैन्युफैक्चर करता है एनवेलप, उसकी क्लोजिंग स्टॉक है 50 पर पैक, और क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31/3 इसमें दिया हुआ है ₹50 पर पैक। ये हो गया उसका कॉस्ट, ये कॉस्ट है। और सेलिंग प्राइस कितना है ₹40 पर पैक एज ड्यूरिंग ऑडिट इट वाज रिवील्ड। जो भी ऑडिट के दौरान ये हुआ कि ये इतने पर बिकेगा। इंक्वायरी रिवील्स दैट ड्यूरिंग द फिजिकल स्टॉक टेक वेस्ट वाटर लीकेज हैज़ क्रिएटेड डैमेजेस टू द पेपर एंड ग्लू एंड ₹15 पर पैक फॉर रिपेयरिंग एंड रीअप्लाइंग ग्लू। तो डैमेज हो गया था, ये रिवील हुआ ऑडिट के दौरान, और ये बोला गया कि ₹15 पर पैक उसको रिपेयर करने में लगेगा। तो एनआरवी कितना हो गया, ₹40 जो कि सेल प्राइस था, माइनस उसको प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए ₹15 इनकर करने पड़ेंगे,
दोनों को माइनस करेंगे तो 25 पर पैक हमारा NRV हो गया। और लॉस कितना हम राइट डाउन करेंगे, जो भी हमारा कॉस्ट था माइनस दी NRV, दैट इज़ ₹25 पर पैक हमारा लॉस राइट डाउन हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और है, अ बिजनेस हैज़ 4 आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री। अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री हैज़ एस्टैब्लिश दैट द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री करेंटली हेल्ड एट कॉस्ट आर एज फॉलोज। ये 4 आइटम्स हैं इन्वेंट्री के, इनकी कॉस्ट ये है और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ये दी हुई है और एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कॉस्ट है और ये NRV है। NRV कैसे कैलकुलेट करी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से हमने सेलिंग कॉस्ट लेस कर दी, तो 7800 में से 500 लेस कर दिया तो 7300 बचा। 18,000 में से 200 लेस कर दिया तो 17,800। 17,000 में से 200 लेस कर दिया तो 16,800 बचा। और 7,500 में से 150 लेस कर दिया तो 7,350 बचा। ठीक है, अब हम मेजरमेंट बेसिस क्या लेते हैं, हमने पहले भी देखा था क्या लेते हैं हम, कॉस्ट और NRV विचएवर इज़ लोअर। तो इन दोनों में लोअर क्या है 7,300, तो ये हम ले लेंगे। फिर 14,000 और 17,800 में से क्या कम है 14,000, तो कॉस्ट ले लेंगे। फिर दोनों में से क्या कम है 16,000, तो कॉस्ट ले लेंगे। 6,000 और 7,350 में से क्या कम है 6,000, तो हम कॉस्ट ले लेंगे। तो जो दोनों में से जो भी कम होगा हम वो ले लेंगे। अब इस के लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, मटेरियल्स एंड अदर सप्लाइज हेल्प फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री। जो मटेरियल और सप्लाइज यूज होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री, उसको हम कैसे मेजर करेंगे। अब इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, या तो फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट और अबव कॉस्ट, या फिर फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट NRV। अब सपोज़ कोई रॉ मटेरियल है, उससे हम कोई फिनिश गुड बना रहे हैं, तो जो रॉ मटेरियल है वो हम सेल तो नहीं करते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकलती है, हम उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट उसकी NRV मानते हैं। तो या तो वो कॉस्ट पे होगी या NRV पे होगी। तो ये कैसे डिटरमाइन होगा कि जो कॉस्ट है, जो मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है, उसको हम मेजर कैसे करेंगे, तो उसको हम फिनिश गुड्स के बेसिस पे मेजर करते हैं। तो 2 कंडीशन होती है, या तो फिनिश गुड्स एट और अबव कॉस्ट है, अगर वो कॉस्ट के ऊपर बिक रहा है या कॉस्ट पे बिक रहा है तो रॉ मटेरियल इज़ मेजर्ड एट कॉस्ट, तो रॉ मटेरियल को भी हम कॉस्ट पे ही मेजर कर देते हैं। लेकिन अगर फिनिश गुड्स इज सोल्ड एट NRV, वो NRV पे बिक रहा है फिनिश गुड्स, तो हम रॉ मटेरियल को मेजर करते हैं एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेजर्ड एज NRV। हम उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट को NRV पे मेजर करते हैं। अब ये इलस्ट्रेशन है, इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है फिनिश गुड्स की 1000, रॉ मटेरियल्स की 1100 और इसकी वैल्यू है 25,000 और 11,000। फिर परचेजेस दी हुई है 10,000 की, 1 लाख, लेबर 76,500, ओवरहेड 75,000, सेल्स 2,80,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल 900, फिनिश गुड्स 1,200। The expected production for the year was 15,000 kg of finished product. Due to the fall in the demand, the sale price of the finished goods was 20 per kg and replacement cost for the raw material was 9.5 per kg on the closing day. You are required to calculate the closing inventory as on date. अब हमें closing inventory as on date निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ परचेज और प्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें दिया गया था कि 1000 यूनिट्स है ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस है 10,000 यूनिट्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की 1,200 है। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया 10,200। क्यों, क्योंकि 10,000 प्लस 1,200 माइनस 1,000 ये हमारा हो जाएगा 10,200। तो 10,200 में हमने उसकी कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हमारा आ गया 1,02,000। इसमें हमने डायरेक्ट लेबर ऐड कर दिया 76,500, फिक्स्ड ओवरहेड ऐड कर दिया 75,000 था फिक्स्ड ओवरहेड। अब इसको हम प्रोपोर्शन एलोकेट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा नॉर्मल कैपेसिटी से कम है, इसलिए हम एक्चुअल प्रोडक्शन लेंगे। अगर ज़्यादा होता तो हम नॉर्मल कैपेसिटी लेते, लेकिन ये कम है इसलिए हम उसको फिक्स्ड ओवरहेड का इसमें एलोकेट कर देंगे और बाकी एक्सपेंस में डाल देंगे। तो ये हमारा हो गया 51,000। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल कितना आ गया 2,29,500।
अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री पर यूनिट हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? जो भी ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया उसको डिवाइड कर देंगे 10,200, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ यूनिट से। तो ये हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, दैट इज़ 22.50। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट कितनी हो गई? 20। ये हमें दी हुई है, हमें दिया हुआ है कि ये ड्यू टू फॉल इन डिमांड द सेल्स प्राइस ऑफ द फिनिश गुड्स वॉज 20 पर kg, ये हमें दिया हुआ है। तो ये हमारा जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 20। अब NRV इसकी है 20 और जो कॉस्ट है क्लोजिंग इन्वेंट्री की वो वैल्यू करी गई है 22.5 पे। ठीक है, तो इसका जो भी लोअर होगा वो हम ले लेंगे। तो ये लोअर हो गया 20। अब क्योंकि फिनिश गुड्स की जो मेजरमेंट है वो हमने करी है, ये एट और अबव कॉस्ट पे नहीं हो रहा है, इसकी वैल्यूएशन ये हो रही है बिलो कॉस्ट और NRV पे हो रही है। तो ये NRV पे हो रही है, तो रॉ मटेरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जो कि उसकी NRV हो जाएगी। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 9.5, तो ये हमारी हो जाएगी 9.5। तो हमारी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई फिनिश गुड्स 1200 इंटू 20, ये 20 हमारी NRV है, ये 24,000 और ये रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट 9.5 और 900 दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में, तो ये हमारा हो गया 8,550। तो टोटल हमारी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ गई 32,550। थैंक यू सो मच। विद दिस वी कंप्लीट आवर Ind AS 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।